हाय एवरीवन। अब हम खत्म करने जा रहे हैं अपना चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे पॉजिटिव रहा करो। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, लास्ट टॉपिक पर, जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में था। लास्ट वीडियो में हमने चाइना के बारे में पढ़ा था कि चाइना कैसे एक वर्ल्ड पावर है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया और चाइना का क्या रिलेशनशिप रहा है। ये बुक नंबर 1 के सिलेबस में भी बताया जाता है कि इसके सिलेबस में ये है, और बुक नंबर 2 का जो सिलेबस है उसमें भी इंडिया और चाइना का रिलेशन कहा गया है प्रिपेयर करने को, जो कि इस टॉपिक से ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरुआती टाइम में चलते हैं जब इंडिया और चाइना के ऊपर कोई भी रूल नहीं करता था। वी आर गोइंग टू द पास्ट। ठीक है, बहुत हैप्पी पास्ट था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। ठीक है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप की कंट्रीज होगी और दूसरी कंट्रीज होगी, इनका जो रूल था इससे पहले, इंपीरियलिज्म का क्या मतलब होता है, किसी दूसरी कंट्री पे रूल करेगी अगर कोई कंट्री, मतलब वो एक इंपीरियल कंट्री है। ठीक है, तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले इंडिया और चाइना जो है बहुत बड़ी पावर्स थी। ठीक है, बहुत ज्यादा रिच कंट्रीज थी। चाइना जो है वो खुद में एक इंपीरियल कंट्री थी। इसकी बहुत ज्यादा डायनेस्टिक हिस्ट्री है, मतलब अलग अलग डायनेस्टीज चाइना में रूल करती थी, और वो डायनेस्टीज मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना वाला एरिया और तिब्बत के ऊपर रूल करती थी। ठीक है, मतलब चाइना खुद दूसरों के ऊपर रूल करता था और बहुत रिच था। हम जो हमारा एरिया था, मतलब हमारे कंट्री में गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कितनी सारी एम्पायर्स थी, तो हमारी कंट्री में भी ऐसे एम्पायर्स थी। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाइना का एम्पायर और इंडिया का एम्पायर एक दूसरे के साथ लड़े एक जगह के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। सो they rarely ever overlapped. There was limited political and cultural interaction. ठीक है, कोई भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, कोई मेल जोल नहीं था इंडिया की पावर्स में और चाइना की डायनेस्टीज में, मतलब कि ये एक दूसरे से फेमिलियर नहीं थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमारे यहाँ पर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म आ गई, चाइना के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। अब जब दोनों कंट्रीज का इंडिपेंडेंस आएगा तब क्या होगा। इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का जो है पावर था, चाइना के ऊपर और इंपीरियल पावर्स की पावर थी, और इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब क्या हुआ, जो इंडिया और चाइना है इन दोनों के बीच में एक होप जगी कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प भी करेंगे और खुद भी ग्रो करेंगे, और एशिया को हम सपोर्ट करेंगे। और उस टाइम पर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे इन 1949, तब एक फ्रेज बोला जाता था, हिंदी चीनी भाई भाई। इसका क्या मतलब है, इंडियंस जो हैं और जो चाइनीज लोग हैं वो भाई भाई हैं, मतलब ब्रदरहुड की फीलिंग है। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी बुक में है, इसमें मेरा कोई भी पर्सनल कंसेप्शन या फिर कोई आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, आपकी बुक में जो लिखा है, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स ओनली। ठीक है, अब देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई वाली कहावत शुरू हो गई थी कि हम सभी इकट्ठे हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि ये सारे जो हैं चाइना के लोग और इंडिया के लोग एक दूसरे के दुश्मन बनने शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ, देयर वाज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। 2 बार चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, एक किया था इन 1950 और एक किया था इन 1962। इन दोनों के बारे में हम सेकेंड बुक में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो 50 के अंदर चाइना ने तिब्बत को ओवरकम कर लिया था। अब आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इसमें देख लेते हैं, ये जो चाइना है ना, यहाँ पर चाइना, ये हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान है। चाइना के साउदर्न पोर्शन में यहाँ पर तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत जो है उसका खुद का कल्चर वगैरह है, तो तिब्बत चाहता है कि चाइना का हमारे ऊपर ज्यादा कंट्रोल ना हो। पर चाइना ने 1950 के अंदर
तिब्बत के ऊपर जो है एक तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया, ठीक है। तो तिब्बत इस बात से परेशान, तिब्बत ने इंडिया की हेल्प मांगी, इंडिया ने दे दी, तो इंडिया और चाइना के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद चाइना ने क्या किया, दो जगह पर 1962 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, कि अरुणाचल प्रदेश मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश ये वाला इलाका है, इसके ऊपर हमला किया था। और दूसरा लद्दाख का यहाँ पे अक्साई चीन एरिया है, यहाँ पर भी हमला किया था इन 1962। तो सिंपल सी बात है, इस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब एक दूसरे के साथ जो कंट्रीज के रिलेशन है वो बुरे हो गए, ठीक है। और 1976 तक ये रिलेशन जो है वो बुरे ही रहे थे, ठीक है। अब चेंज कैसे आएगा, ठीक है, आपको हार्ट दिख रहा है, मतलब थोड़ा हैप्पी चेंज आएगा। तो 1970s के अंदर चाइना की लीडरशिप जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। जैसे अभी हमारी कंट्री में मोदी रूल है, उसके बाद कोई और रूल आए, इसका क्या मतलब है, लीडरशिप चेंज होना, ऐसे ही चाइना के अंदर हो रहा था। तो हुआ क्या कि जो पहले की चाइना की लीडरशिप थी दैट वाज आइडियोलॉजिकल, मतलब जो वो मानते थे, चाहे उसमें कोई लॉजिक है नहीं है, ठीक है, उससे किसी का बुरा हो रहा है, बस अपना जो आइडियोलॉजी उसे ही फॉलो करते थे। पर अब वो प्रैग्मेटिक लीडरशिप आ चुकी थी, मतलब लॉजिकल, जो कि प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर हम इंडिया के साथ दुश्मनी लेंगे तो इसमें हमारा भी कोई अच्छा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक लीडरशिप आई इन 1970s। इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी इश्यूज थे इंडिया और चाइना के बीच में, इसे जो है सॉल्व करने की कोशिशें की गई, सेटलमेंट करने की कोशिश की गई। देयर वाज सीरीज ऑफ टॉक्स जो कि शुरू हुई थी 1981 में, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। 1981 के अंदर जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश की गई। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है इंडिया चाइना रिलेशन लिखा हो, इंडो चाइना रिलेशन भी लिखा होगा, ठीक है, हो सकता है। INDO, इंडो, इंडो चाइना का क्या मतलब है, इंडिया और चाइना का रिलेशन, ओके। आप देखिए क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि 1981 के अंदर तो इन्होंने वो किया, ठीक है, मतलब बातें एक दूसरे के साथ शुरू करी कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेते हैं। 1991 जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, इसके बाद क्या हुआ, अब चाइना और इंडिया को दिखा कि हम स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है। हम एशियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जितने भी स्फीयर्स हैं उसके अंदर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ दुश्मनियां ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे दिसंबर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या हुई, दिसंबर 1988 के अंदर राजीव गांधी जो हैं वो चाइना जाते हैं, ठीक है, चाइना में गए। तो हमारी ये प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी इन 1988, है ना, आफ्टर इंदिरा गांधी। तो अब क्या हुआ, दिसंबर 1988 के अंदर इन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज जो हैं वो एक तरह से साइन करी, और उसके अंदर मेन बेसिक बातें क्या थी कि ये पीस और ट्रैंक्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे, मतलब शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रिलेशन रखेंगे। हम एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस करेंगे, मतलब एक दूसरे का कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा फॉलो अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे इन साइंस एंड टेक, मतलब चाइना अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा और इंडिया जो है वो चाइना को ऑफर करेगा, ठीक है। उसके बाद दे ओपन द 4 बॉर्डर पोस्ट्स फॉर ट्रेड। इसका क्या मतलब है, 4 बॉर्डर पे कहीं पे जैसे रेलवे ट्रैक है उसे खोल दिया, या फिर एयरपोर्ट का कोई ट्रैक है उसे खोल दिया, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हो पाए। तो ऐसी 4 बॉर्डर पोस्ट जो है खोल दी इन दिसंबर 1988। ओके, यू आर डूइंग वेरी वेल। अब आगे चलते हैं। देखो इंडिया और चाइना के 2 एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे अब, एक है पॉजिटिव रिलेशन वाला, एक है नेगेटिव रिलेशन वाला, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने उनके पास्ट के बारे में पढ़ा, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्यार भरी जो हमारी रिलेशन था हिंदी चीनी भाई भाई वो पढ़ा, फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसका इम्पैक्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कोल्ड वॉर के एंड में क्या आइडियोलॉजी बन गई इंडिया और चाइना की, और 1988
के दिसंबर के महीने में राजीव गांधी वापस जाते हैं और क्या करके आए हैं हमने वो पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ चाइना एंड इंडिया। ठीक है, अब देखिए जो इंडिया और चाइना है उसका ट्रेड जो है वो 30% पर ईयर बढ़ रहा है सिंस 1999। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेड होता जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, 30% पर ईयर, ये याद करने को बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायलेटरल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इनका। बायलेटरल का क्या मतलब है, दोनों तरफ से ट्रेड, उधर से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों तरफ से। ठीक है, ये जो है $84 बिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, $84 बिलियन तक पहुंच चुका है। उसके बाद कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत कर रखी है कि हमारा जहाँ जहाँ पे डिस्प्यूट होता है, जैसे हम बाहर की कंट्रीज में जब एनर्जी जो हमारी, जैसे पेट्रोलियम हम खरीद रहे हैं बाहर से या कोई और एनर्जी सोर्स खरीद रहे हैं, तो जब वहाँ पर ये बिडिंग चलती है, मतलब ऑक्शन जैसे ऐसे लगाते हैं ना कि ये जो जितना भी हमारी एनर्जी है, कोई भी पेट्रोलियम है, इसका सबसे ज़्यादा जो दाम लगा देगा उसे बोलते हैं बिडिंग करना। तो उसमें हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, वहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। सो देयर विल बी कॉपरेशन फॉर एन एग्जाम्पल ड्यूरिंग द बिडिंग ओवर द एनर्जी डील्स। ठीक है, उसके बाद सिमिलर पॉलिसीज है हमारी। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां पर हमारी एक जैसी पॉलिसीज हैं। ठीक है, हम एक दूसरे के टकराव में नहीं हैं। न्यू दिल्ली से बीजिंग में, मतलब चाइना की कैपिटल में, बीजिंग से न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की कैपिटल में, हमारे लीडर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव साइड। उसके बाद हमने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लिंक बढ़ा दिए हैं, मतलब हम चाइना की तरफ को जाने के अब ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। सो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स। आप एक बार रोक के रीड आउट कर लो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड देखिए, नेगेटिव साइड तो बहुत ज़्यादा हमें पता ही है कि बहुत अच्छे रिलेशन तो नहीं है। ठीक है, 1998 के अंदर इंडिया ने किए थे न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जितने भी हमारे पास बॉम्ब नए बन रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक बार उन्हें चला के तो देखेंगे काम कैसा करते हैं। तो हमने ऐसा ही किया था 1998 के अंदर। वी डिड अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, तो कहा जाता है वो सिर्फ इसलिए किए गए थे क्योंकि चाइना जो है वो न्यूक्लियरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है, चाइना जो है इंडिया के ऊपर एक थ्रेट बन रहा है, इसलिए इंडिया ने चाइना को दिखाने के लिए कि हम भी कोई कम नहीं है, इसलिए 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। उसके बाद जो ऐसा माना जाता है चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में, मतलब पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स के जो प्रोग्राम है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद चाइना का जो मिलिट्री रिलेशनशिप है विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज के साथ जो भी रिलेशनशिप है ना, वो कहा जाता है कि इंडिया के लिए वो बुरी हैं। ठीक है, मतलब ये बांग्लादेश और म्यांमार को अपने साइड को रखता है, ठीक है, अपने साथ मिलिट्रली रखता है और इंडिया के खिलाफ जो है काम करता है। और उसके बाद हमने ये कंक्लूजन निकालना है कि हमारे पास नेगेटिव बातें बहुत है, पर अब तक आफ्टर 1962 कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इंडिया और चाइना के अंदर। तो ये हो गया हमारा इंडिया एंड चाइना। अब हम दो कंट्रीज को और पढ़ेंगे, एक है जापान, एक है साउथ कोरिया। देखिए अब हम जा रहे हैं जापान के ऊपर। जापान जो है, आपको पता होगा जापान की बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, ठीक है, ये सारे दो गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले। उसके बाद हमारे हैं सुजुकी, होंडा, टोयोटा एंड मज़दा, आई डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड, हाउ टू डू इट, ठीक है, क्या क्या है, सुजुकी, होंडा, टोयोटा एंड मज़दा, सोनी, पैनासोनिक एंड कैनन, ये सारी कंपनीज किसकी हैं, जापान की हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा यहाँ से मतलब ये सारा सामान मंगवाते रहते हैं।
और जापान जो है ये सारी चीजें बना तो रहा है, ठीक है, पर इसका जो रॉ मटेरियल है ना इन सारी चीजों का, कार्स का या फिर जो ये टीवी वगैरह बना रहे हैं, वो सारा रॉ मटेरियल ये बाहर से मंगवाते हैं, जापान के अंदर प्रोड्यूस खुद करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि चाहे रॉ मटेरियल नहीं है फिर भी ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इन सब्जेक्ट से अपनी लाइफ में भी कुछ कुछ अडॉप्ट किया करो कि आपके पास चाहे कोई चीज़ नहीं है तो आप उसे दूसरे पर्सन से सीख के या दूसरे पर्सन से लेके कर लेते हो और अपना फ़ायदा जो है अपनी स्टडीज़ का फ़ायदा कर ही लेते हो, ठीक है। ऐसे ही जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, चाइना जैसा बनता जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक ऐसी नेशन है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर भी ये जो है इतनी प्रोग्रेसिवली खड़ी हो गई है दोबारा से कि कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ पहली नेशन, मतलब सबसे एक ही नेशन है पूरे वर्ल्ड में जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, आपको पता है, बॉम्ब्स गिराए गए थे, है ना। उसके बाद इसका जो आर्टिकल 9 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि हम किसी भी कंट्री, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं थोड़े कम ही प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, किसी के ऊपर अटैक खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है द जापानीज पीपल फॉरएवर रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स एज मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी बात होगी, हम बातचीत से सुलझा लेंगे, हम वॉर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझ लेना है कि क्या चीज़ लिखी है, हम उसे अपने वर्ड्स में लिख देंगे। ये अपना 1% जीडीपी जो है वो मिलिट्री के ऊपर डालता है, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर 1% जीडीपी अपना जो है स्पेंड करता है, पर फिर भी सबसे बड़ी जो मिलिट्री है उन सभी में से 7th नंबर पर ही आती है, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा जीडीपी होगी इनकी। ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, 11th मोस्ट पॉपुलस है, छोटा सा आइलैंड है फिर भी 11th नंबर पे है, इतने लोग रहते हैं यहाँ पे। 2nd कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन है, यूएन का जो बजट है, जितने भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करती हैं कंट्रीज, उस पे 2nd नंबर पे ही आता है। ऑफ कोर्स 1st नंबर पे यूएस ही आता है हर एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दोबारा से बोलते हैं, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जहाँ पे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ऐसे याद कर लो। 1964 के अंदर जापान ने इसे ज्वाइन कर लिया था। आप वीडियो को रोको, एक बार ही सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि साउथ कोरिया आएगा, सेम बातें हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है। अब हम जा रहे हैं साउथ कोरिया के ऊपर। तो साउथ कोरिया OECD का मेंबर बना था 1996 के अंदर, वो 64 में, ये 96 में, मतलब काफी देर बाद। पहले जो आपका कोरिया है ना, उसके 2 पार्ट्स थे, मतलब कोरिया, नॉर्थ कोरिया था और साउथ कोरिया था। अब ये दोनों अलग अलग कंट्रीज बन गई हैं और इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, जगह यहाँ पे रहने में अच्छा है। नॉर्थ कोरिया काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पे एक तरह से डिक्टेटरशिप है, ठीक है, वो नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब साउथ कोरिया की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में जो है अपना सामान बेचती हैं, जैसे कि सैमसंग, LG एंड Hyundai, ठीक है, ये 3 कंपनीज हैं। उसके बाद यूएन को इसने ज्वाइन किया था इन 1991, मतलब कोल्ड वॉर खत्म हुई, साउथ कोरिया यूएन में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान 3rd नंबर पे था, ठीक है, पर उसकी पॉपुलेशन जो है वो 11th नंबर पे आती है। ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद मिरेकल ऑफ द हान रिवर का क्या मतलब है? हान रिवर जो है साउथ कोरिया के अंदर है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है साउथ कोरिया की रिवर, मतलब साउथ कोरिया ने एक चमत्कार कर दिया। क्या किया? 1960s और 80s के बीच में ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मिरेकल ऑफ हान रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है, कि मिरेकल ऑफ हान रिवर का मतलब बताओ। इसका मतलब क्या है कि साउथ कोरिया जो है वो 1960s टू 1980s में इसने बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली जो है प्रोग्रेस किया है, इसका ये मतलब है। 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी अब पढ़ लिया हमने।
10th नंबर पे आती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जापान 7th पे, ये 10th पे, ठीक है। जापान थोड़ी सी आगे है, आप देख सकते हो, ठीक है। वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 7th नंबर पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 10th नंबर पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स के हो गए ये स्पेलिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे 18th रैंक देता है, मतलब ये जो है कंट्रीज को रैंक्स देता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी को एक रिपोर्ट के अंदर जो है हर एक कंट्री को रैंक देता है। तो ये 18th नंबर पे आती है उसमें, ठीक है, 18th नंबर पे याद रखेंगे। OECD को 1996 में ज्वाइन किया था। वेरी इजी टू लर्न। एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे। जो जो चीजें रहती हैं कि हाँ ये चीज दीदी ने नहीं बताई, ठीक है, वो आप एक बार ही देख लोगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती वो चीजें, पर फिर भी, ठीक है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय, गुड डे।